गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता शर्मा नॉलेज ग्राम के अपने हिस्ट्री के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम हर्ष से आगे चलेंगे, हिस्ट्री में ही हम लोग आगे चलेंगे। मैंने आपको एशियन हिस्ट्री से लेकर यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में हम किस तरह से चलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताना शुरू किया था पिछली हमारी वीडियोज़ में। आज की जो मैं वीडियो लाई हूँ उसमें हम एशियन हिस्ट्री में ही आफ्टर हर्षवर्धन उसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ते हैं वो पढ़ने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। मेडिवल हिस्ट्री को भी हमने अपने सुविधा के अनुसार अर्ली मेडिवल में और बाद में मेन मेडिवल में, मतलब अर्ली मेडिवल एंड मेडिवल इंडिया इस तरह से हम कह सकते हैं, तो उसमें हमने से बांट दिया। अब हिस्ट्री को अगर हम बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। मध्यकालीन भारत हम इसको बोलेंगे, जिसमें कि आपको मध्यकाल से हमेशा ही मुगलों का इतिहास, दिल्ली सल्तनत, इसमें ही हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली समझते हैं कि ये इतिहास है। नहीं, हमें इसे थोड़ा सा पहले से पढ़ना है। थोड़ा सा पहले से का पढ़ने का मतलब जैसे कि हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल एक हिस्ट्री से अलग मैं आपको एक बात बताती हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी उसका अभी 5 साल में ही दोबारा से हमने उसे रीबिल्ड किया है और नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय बहुत अच्छे से दूरस्थ शिक्षा में, रिसर्च में बहुत अच्छे से पूरे ऑल इंडिया से इनविटेशन करती है और बच्चे उसमें पीएचडी कर रहे हैं। बाहर से भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वो बन गई है। क्यों बनी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी सुना होगा, आप लोगों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सुना होगा, इतिहास के बच्चों ने तो सुना ही होगा। तो हमारा जो देश था ना वो बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये तो बहुत ही पुराना गुप्त वंश, जो मैंने आपसे पिछले वाली वीडियो में बताया था, गुप्त वंश, जिसमें कि कुमार गुप्त एक बहुत बड़ा शासक हुआ था जिन्होंने इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को उस वक्त इन द 5th सेंचुरी में इसको बनाया था। और उसमें हर्षवर्धन ने भी इसको देखा था और आगे चल के तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनती है और उसके बाद आगे चल के हम लोग विक्रमशिला, धर्मपाल एक पाल वंश में शासक हुए हैं, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है। तो बौद्धों का और धर्म के प्रसार के लिए बहुत दूर दूर से इसमें बौद्ध धर्म की सब तरह के धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य आप लोगों ने नाम सुना था मौर्य युग में, वो किसी टाइम इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे। खुद हर्षवर्धन और वेहेनसांग और फाहियान ये सब लोग घूमते रहते थे और ये सब यूनिवर्सिटी का इन लोगों ने भ्रमण किया था। तो इस तरह से हम पढ़ें कि हमारे कौन से स्मारक हैं, हमारी कौन सी जगह हैं, तो हमें हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट आता है। अब दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि मध्यकालीन में हम सबसे पहले मध्यकालीन हिस्ट्री को जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आप इसे नोट डाउन कि हम लोग मध्यकालीन हिस्ट्री में क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपूत, जो आप लोग देखते हैं राजपूत समाज है, राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, सामंतवाद क्या है, व्हाट इज फ्यूडलिज्म आप लोगों ने सुना होगा। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया थी हमारी, उसमें कौन कौन से राजवंश थे समकालीन, कंटेम्प्रेरी। एक हमारा नॉर्थन पार्ट है, एक हमारा साउथर्न पार्ट है, एक हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो जो आज का इंडिया है होगा तो वही, बस नाम बदल जाएंगे। तो उस वक्त आप बीच में तो जो बात मैं आपसे बता रही थी कि आप थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मैं आपसे बता रही थी कि जनपद बने, फिर महाजनपद बने, उसमें फिर मगध थोड़ा सा ज़्यादा राइज होता है। मगध के बाद फिर धीरे धीरे जब ये मौर्य में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें राइज में आ गया। पटना पाटलिपुत्र के बाद फिर धीरे धीरे हर्ष के टाइम तक कन्नौज आ गया, मैंने आपको बताया। कन्नौज के बाद क्योंकि ये सब जो गंगा के किनारे हैं इसमें भूमि में उर्वरता शक्ति ज़्यादा है, फसल ज़्यादा अच्छी होती है और कृषि आधारित देश था। तो इस तरह से जो प्रदेश ज़्यादा उपजाऊ है उसके लिए ही लड़ाइयाँ होती थी, उस पर ही वर्चस्व कमाने के लिए राजाओं में आपस में लड़ाई होती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको बताती हूँ, 3 वंश हैं, गुर्जर प्रतिहार और इधर आपका पाल वंश, इधर एक साउथ में नीचे आ जाएंगे इंडिया में, साउथ में आपके महाराष्ट्र साइड में राजपूत वंश है। जो राजपूत हैं ये अपना अच्छे से अपना वहाँ रहते थे, अपने खूब अच्छे से। इनका कृष्ण प्रथम हुआ है, इनके अमोघ वर्ष हुए हैं। इन्होंने एलोरा नाम सुने होंगे आप, अजंता एलोरा है, तो एलोरा में पत्थर को काट कर पूरा एक बड़ा सुंदर एक मंदिर बनवा रखा है। कृष्ण प्रथम ने बहुत पैसा उस वक्त लगाया था, पूरी एक चट्टान काट के मंदिर बना हुआ है।
देखिए कभी, जैसे हिस्ट्री से अलग भी जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो भी हिस्ट्री है, वो तो जाते ही हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी जब जाते हैं तो बहुत ही सुंदर एक पूरी चट्टान काट के मंदिर कैसे बनाया उस वक्त सोचिए, तो वो बना रहे हैं, बड़ा अच्छा कला में काम कर रहे हैं। तो वो भी इस उत्तर भारत में, इस नॉर्दर्न पार्ट में, इस कन्नौज के लिए, मैंने बताया बीच के पार्ट में कन्नौज है, और कन्नौज ये गंगा इलाहाबाद के साइड का बीच की जो जगह है, इसके वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई है। और आप मानेंगे ये लड़ाई कितने साल चली? लड़ाई 200 साल तक चली। कभी उनके यहाँ से एक आता है, वो इनके बीच में से किसी को हरा देता है, फिर उधर से एक और आ जाता है। तो 3 वंशों में, गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और इधर आपका राष्ट्रकूट वंश, कभी इनका जी अमोघ वर्ष आया है इधर से, कभी इनके यहाँ से चक्रायुद्ध आया है, कभी उनके यहाँ से धर्मपाल आ जाता है, कभी देवपाल आ जाता है। आपस में लड़ाइयाँ इनकी चलती रही। फाइनली गुर्जर प्रतिहार वंश और गुर्जर प्रतिहार इसमें जीतते हैं। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इसको हमें पढ़ना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश और इनका ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है इतना लंबा क्यों चला, और इसमें क्या चीज़ थी, और बीच में ये लोग अपना राज को संभाल रहे हैं और लड़ाइयाँ भी साथ में चल रही हैं। और इधर हम दक्षिण भारत में, जो मैंने आपको बताया था साउथ में चोल वंश है। चोल बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रहा है। चोल में वंश में पश्चिमी गंग वंश है, पूर्वी गंग वंश है, उसमें चेर है, पांड्य वंश है, उसमें यादव हैं। अच्छा, साउथ में क्या है? साउथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, जो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग से आगे चल के जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि साउथ इन लोगों के लिए, इधर मुगल्स के लिए भी, दिल्ली के सल्तनत वालों के लिए भी साउथ एक बड़ा ऐसा चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पे बहुत पैसा है, क्योंकि उसमें उस पैसे को लेने के लिए, वहाँ रहने के लिए इधर हमारे मुगल्स भी वहाँ बार बार जाते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक का आपको बताऊंगी कि वो पूरे के पूरे शहर को ही लेकर कि क्योंकि वो जब वो राजा नहीं बना था तो उसने कुछ टाइम वहाँ पर कुमार की तरह से वहाँ पर काम किया था। तो उसको ये था कि जब वो खुद तो वो सुल्तान बन जाता है तो वो पूरी की पूरी राजधानी को, दिल्ली को, सोचे दिल्ली से दौलताबाद, वो देवगिरी जो मैं जगह आपको बता रही हूँ, सबको ही लेके चलता है, पूरी की पूरी राजधानी को ही लेके चलता है। उसको बोला जाता है कि अहेड ऑफ द टाइम। दैट टाइम इन द 13 ईयर समथिंग, 1333 में इब्न बतूता, एक बाहर का इतालवी एक यात्री लोग आया करते थे हमारे देश में, वो लोग फिर इनके बारे में लिखा करते थे। तो उसने बहुत कुछ लिख के छोड़ा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ, मैं फिर से आपको बताती हूँ। बीच बीच में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग से आ जाती है तो हम बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं आपको। तो पूरे के पूरे लोगों को टांगों में, घोड़ों में, ऊँट की सवारी पे, हाथी पर, इतने सारे बूढ़े बच्चे सैनिकों को लेकर वो पूरी की पूरी दिल्ली से अपनी राजधानी से दौलताबाद तक लेके सब कुछ आता है। और बड़े उसमें आधे लोग रास्ते में मर खप जाते हैं, आधे लोग रास्ते में बीमार हो जाते हैं, बहुत थोड़े से लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर जब वहाँ जाके वो देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि अब ये ऐसे चलाना राज्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि राज तो वहाँ दिल्ली में है, दौलताबाद में क्या करेंगे आप आके। तो फिर क्या है, फिर सबके सब वहाँ लौटते हैं। और जब सबके सब वहाँ पर लौटेंगे, सोचो पहले 10-20 हज़ार 25 हज़ार लोग जाते हैं, 6 महीने 8 महीने में तो पहुँचते हैं, आधे लोग रास्ते में मर खप गए, फिर जी सबके सब वापस लौटते हैं। तो उसके राजा का दिमाग, उसे सनकी राजा बोला जाता है। आधे इतिहासकारों ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग था, लेकिन सनकी था और धर्मांध भी था कहीं कहीं। तो उसमें क्या है, इस तरह के राजा हमारे यहाँ हुए हैं। ये तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ा फेमस राजा है। इसके 5-6 किस्से हैं, तो इसमें हमें हंसी भी आती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि किस टाइप का ये राजा था। फिर से मैं वहीं आती हूँ आपके शुरू में जो मैंने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका 200 साल तक लड़ाई कैसे चली, सामंतवाद क्या है, और दक्षिण भारत के कौन से राजवंश हैं। और फिर इनके बाद होता है तुर्क का आगमन। तुर्क कौन है? तुर्क एक जाति है जो उधर, जो आज का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर का इलाका है, वहाँ इनका तुर्कों का अपना एक जगह थी। गौर वंश था, है ना इनका। तो मोहम्मद गौरी आता है, उससे पहले महमूद गजनवी आता है, और ये दोनों बाहर के आक्रमणकारी हैं। इस्लाम है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे देश की बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि सोन चिड़िया बोला जाता था, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, बहुत अधिक पैसा था। तो ये सब चीज़ें बाहर भी जाती थी बातें। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए इंडिया में, और यहाँ के पैसे को लूटने के लिए, और किस तरह से मतलब अपने देश में तरक्की करें
तो वो सब लोग आक्रमणकारी हमारे देश में खैबर दर्रा, उधर जो पहाड़, जो हिमालय पर्वत के जो पहाड़ दर्रे हैं जहाँ की निकलना भी मुश्किल है, कोई उस टाइम ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो ये लोग वहाँ से आया करते थे घोड़ों के थ्रू। घोड़े बहुत तेज चलाते थे। वही जो सिंधु कुश का इलाका है जहाँ पर हमें ये सिंधु सभ्यता का भी शुरू का कुछ इलाका मिला है, घोड़ों से ये लोग वहाँ पे आया करते थे। जस्ट टू इमेजिन कि उसने 25 टाइम्स उसने आक्रमण किया हमारे देश पे। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक लगातार हर साल वो आक्रमण करता रहा। और शायद सोमनाथ का जो आक्रमण है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, वो उसका 25वां आक्रमण है। 25-26 बार वो आक्रमण हमारे देश में करता है लगातार हर साल। गर्मी बर्दाश्त नहीं तो गर्मी में लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसी के ही आगे सक्सेसर ये मोहम्मद गौरी होता है। मोहम्मद गौरी आपके उस टाइम पृथ्वीराज तृतीय था, ये आपके चौहान वंश का बड़ा प्रतापी शासक था दिल्ली का, पृथ्वीराज तृतीय, जिसका पृथ्वीराज चौहान, जिसकी स्योमता वाली कहानी आप लोग जानते हैं। तो उसकी स्योमता का जो पिता था जयचंद, उनकी पृथ्वीराज से इस बात को लेकर खफा थे कि भाई हमारी लड़की का इस तरह से वर्ण किया गया है, चोरी छुपे शादी की गई है, तो वो जाके बाहर लोगों से मिल जाते थे आक्रमण करने के लिए, भारी आक्रमणकारियों को। ये हमारे देश के ही कुछ राजा उकसाते थे कि ये नहीं सोचते थे कि पूरे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा एक बाहर का आक्रमणकारी, ना, वो ही सोचते थे कि इसको हरा दो बस किसी तरह से। बाद में वो ये नहीं सोचते थे कि वो आपसे भी तो लड़ सकता है। तो वही घर का वेदी लंका ढाई वाली चीज़ हो जाती है। जयचंद है, कुछ है उधर। इसी तरह से आगे चल के आपको बताऊंगी दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के टाइम में ये जो बाहर के मुगल्स को, बाबर को जो बोला जाता है, बाबर को भी उकसाया गया था इंडिया में कि इब्राहिम लोदी को किसी तरह से हरा दिया जाए, तो जी आप आ जाओ यहाँ पर। तो नेचुरल सी बात है, बाबर उधर अपने जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे चुगताई वंश का इसी में जो मोहम्मद गौरी गजनवी, तुर्क और चुगताई है, इनका ही सक्सेसर है। लेकिन वो अपने क्षेत्र में जहाँ पर था वहाँ से उसको बुलाया गया कि आप जो हो समरकंद, उसका बोलते हैं कि बाबर का फर्स्ट लव समरकंद था, समरकंद से उसको बुलाया गया कि आप इंडिया में, इंडिया तो नहीं बोलते थे उस टाइम, मतलब दिल्ली पे आक्रमण करो और इस तरह से इब्राहिम लोदी को हटा दो। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ चलती थी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी, तुर्क आक्रमण की बात बता रहे थे आपको। तो महमूद गजनवी ने 25 बार आक्रमण किया, हमारे यहाँ से सोना चांदी लूट कर ले गया वहाँ पे। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी ने 2 बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही मेहनत से, बड़े पराक्रम से इसके साथ युद्ध किया और युद्ध में इसको खदेड़ दिया और बड़ा खुश। और जब खदेड़ दिया वो चला गया, तो कहते हैं ना कि फिर वो आराम से नींद अपना पढ़ के सो गया कि आराम से कि अब तो वो नहीं आएगा। लेकिन वो आया, अगले ही साल वो आया, इन द ईयर 1192 के। और जब वो आया तो वो इतना अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसको बाद में पृथ्वीराज रासो करके एक किताब चंद्र बरदाई ने लिखी है, बड़ा उसमें करुण सा विवरण है कि उसकी आँखों पे उसकी आँखों अंधा कर दिया गया था, लेकिन उसका निशाना इतना तेज था कि वो गाना गाता रहा और उसके बाद उसको बताया गया कि कहाँ वो खड़ा है और उसके बाद उसने इस तरह से तीर चलाया कि उसने उसको मार दिया। ये कहानी है, कितनी सच्चाई कितनी वो है, क्योंकि कथानक लिखे जाते थे तो हम लोग इतिहास उन तरह से भी पढ़ते हैं। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि किस तरह से कौन कौन से वंश थे, जैसे कि आपका ये गुजर प्रतिहार वंश 200 साल तक चला। फिर राजपूतों की उत्पत्ति, अब ये जो कर्नल टॉड एक बड़ा फेमस हिस्टोरियन है, ये बोलता है कि विदेशी सीथियन जाति से उनकी उत्पत्ति हुई है। गौरीशंकर ओझा उनकी किसी और आक्रमणकार सारे से उनकी बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति है। और जो पृथ्वीराज रासो हैं, जो एक किताब है, उसमें बोला जाता है कि वो अग्निकुंड से 4 पैदा हुए हैं, जबकि ये थोड़ा सा बहुत लार्जर बात बोली जा रही है, मिथ है, लेकिन वो जैसे बोली जा रही है, इतिहासकार बोल रहे हैं इसको कि उसमें आपके सोलंकी हैं, आपके चौहान है, परमार है और इनका प्रतिहार है, इनका ऐसे उत्पत्ति हुई है, अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, वो बोला जाता है ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ छुटपुट से वंश हैं, सेन वंश है उधर बंगाल में, प्रतिहार हो गए, उधर आपके गहड़वाल हो गए, चौहान वंश हो गया, कश्मीर में लोहार वंश हो गया। तो ये कुछ वंश थे जो बड़े आराम से 100-150 साल तक, जिसमें कि इनका लिटरेचर वर्क बहुत ज़बरदस्त लिटरेचर वर्क है, जो कि कुछ बुक्स हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। बिलहन की विक्राम देव चरित है और इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं, लिटरेचर है और बहुत इन्होंने काम किया है इसके ऊपर। फिर
इसके बाद आ जाते हैं कि धीरे 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 सामंतवाद जब ये शासन का कुछ कम आता है, सामंतवाद आ गया कि खेती कराने लगे, उसके बीच में जमींदार होने लगा, राजाओं थोड़ा सा पीछे हो गए। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आते हैं गुलाम वंश पर, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। पूरी एक दिल्ली सल्तनत पे पूरा एक चैप्टर है। बात करने चाहें तो 5 दिन 6 दिन 8 दिन भी लग जाए इसके ऊपर, इस वीडियो पे। दिल्ली सल्तनत पे पूरी वीडियो अलग से करेंगे, आज शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ। आप दिल्ली जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि दिल्ली 7 तरह के दिल्ली में किले बने हैं, 7 तरह से दिल्ली को बसाया गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अलाई दरवाज़ा, आप लोग देखते हैं कुतुब मीनार, तो आप लोगों ने तुगलकाबाद सुना है, आपने शाहजहानाबाद सुना है। तो ये 7 तरह से दिल्ली बसी थी। और उसमें जो आप देखते हैं उसको अगर आप हिस्ट्री के उससे देखेंगे तो आपको लगेगा हौजे खास कहाँ है, हौजे खास किसने बनवाई, अलाई दरवाजा किसने बनाया, कुतुब मीनार के आसपास का जो इलाका है इसमें ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इसमें बनाया है। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है ये किसने बनाया, आगरा किसने बसाया, ये सारी बातें हमें दिल्ली सल्तनत से जोड़ती है। ये गजे सिकंदरी क्या है, ये हमें सिकंदर लोधी से जोड़ता है। इब्राहिम लोधी कौन थे, वो हमें पानीपत के फर्स्ट वॉर की याद दिलाते हैं। और इसके बाद हमें अलाउद्दीन खिलजी का जब भी नाम आता है, आप लोग पद्मावत, अभी सब लोगों ने फेमस पिक्चर देखी है, अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत से ज़्यादा भी बहुत बड़ा इतिहास में एक नाम है। जो हम लोग देखते हैं एक चीज़ आती है खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति, जो ये अपने पिता की हत्या करके या अपने मेन संरक्षक की हत्या करके राज्य को हड़पना था। ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम इतिहासकार बताते हैं, जिसे खिलजी क्रांति बोला गया। अब इसको सिरे से शुरू से चलते हैं। मोहम्मद गोरी की बात कर रहे थे हम आपसे, तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे से उसने हरा दिया और उसके बाद वो जाता है वापस अपने जगह, तो उसके गुलाम थे कुछ 3 उसके जरा फेमस गुलाम थे, नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। बोला जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बहुत सुंदर था, बहुत ज़हीन व्यक्ति था और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बहुत दान करता था। इसने एक बार 1 लाख मोहरें दान कर दी थी दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले। सुल्तान तो नहीं बोला गया, इसने अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, गुलाम नहीं बोला, लेकिन मतलब दिल्ली पे जब इसने शासन किया 4-5 साल ही शासन किया। उससे पहले तो ये उनके साथ उनके युद्धों में ही लगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ताजुद्दीन यल्दौज उनके साथ उनकी रिश्तेदारियाँ भी थी, वैवाहिक संबंध भी थे। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक दिल्ली पे कब्जा करना है, उधर लाहौर से दिल्ली आते हैं, पहले लाहौर राजधानी थी फिर दिल्ली आते हैं, तो उसमें अब नसीरुद्दीन कुबाचा हो गए या यल्दौज हो गए, उन्हें आपस में ईर्ष्या हो रही है कि ये क्यों बैठ गया, तो उन्हें हटाना है। तो इस तरह से आपस में शुरू में तो संघर्ष ही होता था। एक चीज़ होती थी कि अपने को अभी शासक नहीं बोला है, अपने को अभी उनका प्रतिनिधि बन के दिल्ली पे शासन करते हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो सूफी संत थे उनके संपर्क में आते हैं। कहते हैं कि जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, सबसे ऊंची इमारत उस वक़्त होती थी, तो उसमें बाद में शायद कभी मेरे ख्याल में न्यू में तो मैंने सुना है कि किसी टाइम कोई जैसे कि आते हैं तो तब उसका क्या बोल सकते हैं हम उसको कि हवाई जहाज के तो बोल सकते हैं कि 2 मंजिल उसमें गई हैं या भूकंप से नष्ट हुई हैं। अभी ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं है ये चीज़, लेकिन यह है कि वो बहुत ऊंची एक इमारत बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के स्मृति दिवस का नाम कुतुब मीनार रखा है, हालांकि उनका खुद का नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसमें जरा विरोधाभास है। 1206 में वो बैठते हैं दिल्ली के तट पर, और शुरू में तो 4 साल 5 साल तो वो अपने इसी में लगा देते हैं, अपने शासन को संभालने में, इसको करने। हाँ, उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं लिखा। उनके बाद इल्तुतमिश आते हैं जो कि उनके दामाद हैं, और इल्तुतमिश जो हैं उनको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, मेन फाउंडर ऑफ द दिल्ली। बहुत ही ज़हीन व्यक्ति हैं, अहेड ऑफ टाइम। 3 बेटी है उनकी, रजिया सुल्तान, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो अब आप सोचिए 1200 का टाइम, 1210, 1215 का टाइम, कि वो अपने वक्त में ही सबसे पहले तो वो दिल्ली को सजाते हैं। दिल्ली में 2 तरह की चीज़ें लाते हैं, जीतल लाते हैं और टंका लाते हैं, चांदी का, मतलब जो ये करेंसी जो चलती है वो दिल्ली में, वो कहते हैं ना 2 टके की चीज़ें, तीसरा टंका लाते हैं, जीतल लाते हैं।
और अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बाहर के लोगों को बुलाते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। रज़िया को के साथ मोहरें कहीं किसी उसमें युद्ध में जीती जाती हैं, तो जो जीतल है, जो उनका सिक्का है, उसके ऊपर अपनी बेटी की भी फोटो साथ में बनाए गए। इतने अपनी बेटी को प्यार करते हैं, अपनी बेटी में एक योगेश शाशिका को देखते हैं। मुझे ना एक बहुत दुख होता है, मैं ये चीज़ अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के साथ साथ, क्या मतलब जब से मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ा है और ये चीज़ हम अब भी देखते हैं ये चीज़ कि कई बार जो लेडीज़ हैं उसमें वो कहाँ रोक दी जाती हैं, बिकॉज रज़िया वाज ओनली अ लेडी। मतलब इस चीज़ को इतिहासकारों ने भी लिखा है, ये तो आज भी है ये चीज़, लेकिन उस टाइम तो होगी नेचुरली मध्यकाल में, कि उसके एक औरत होना, उसका यही उसका सबसे बड़ा अपूर्ण था। वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा जहीन, सबसे ज़्यादा राजनीतिक समझ। उसने उस टाइम कहा कि मैं पर्दा नहीं करूँगी, उसने कहा मैं पर्दा हटाकर मैं बैठूंगी। और यही चीज़ जो एक 40 लोगों का एक दल होता था, जो कि उसके पिता ने इल्तुतमिश ने बनवाया था, मतलब कि 40 लोग दरबार में साथ में बैठेंगे। अब वो इल्तुतमिश के टाइम तो बोल नहीं पाए इस चीज़ को, तुर्क थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, एक औरत को कैसे अपने ऊपर बैठने देते। तो उनको ये था कि वो इल्तुतमिश के टाइम तो बोल नहीं पाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो षड्यंत्र करते रहे। उसमें कुछ लोग कुछ ज़्यादा कर गए, और उसमें इतिहास में उसका प्रेम संबंध को ला दिया गया कि अल्तुनिया से उसका विवाह हुआ, याकूत एक उसका जो घोड़े का था उसका देखभाल करने वाला, उसके साथ प्रेम संबंध को जोड़ दिया गया। लेकिन उससे अलग रज़िया अपने आप में एक सचमुच में रज़िया ही थी, जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं उसको बहुत मानती हूँ उस लेडी को, कि उसने इतनी हिम्मत से उस वक़्त उस 4 साल तक उस शासन को चलाया। बाद में वो कैथल के पास डाकुओं के द्वारा मार दी गई या षड्यंत्र के द्वारा मार दी गई, नॉट क्लियर। दिल्ली में भी उसकी कब्र है। फिर उसका भाई बैठता है और उसके भाई करता है कुछ शासन, और उसके बाद फिर बलबन एक आता है। बलबन को बोला जाता है कि लाहौर रक्त की नीति उसकी बोली जाती है, कि मतलब बहुत ज़बरदस्त शासक था। बलबन की बहुत ज़्यादा तारीफ भी है, और उसने अपने आप को अफरासिब का वंशज बताता था। फारसी परंपरा को हमारे देश में शुरू किया, अपने बच्चों के नाम कैकुबाद, कैमूस ऐसे नाम रखे, और पाबोज और सिजदा, जैसे कि दरबार में आओ तो सिजदा, आप लोग सिजदा कर रहे हैं, पैरों को चूमने, ये परंपरा को शुरू करी। बहुत सख्ती से शासन को चलाया, और दोनों तरह का उसका नाम है, शक्ति में भी नाम है। और बोलते हैं कि जिस टाइम वो मरा है तो दिल्ली के आधे लोग, मतलब उसके गम में ही काफ़ी लोगों ने प्राण त्याग दिए। इस तरह का वो शासक था। उसके बाद फिर हमारा खिलजी आता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि खिलजी में हमारा जो मेन अलाउद्दीन खिलजी सेकंड शासक है खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावती के अलावा एक और मेन बात आती है बाजार नियंत्रण। जैसे कि अब आप लोग देखते हैं मार्केट पॉलिसी, जो उसकी मार्केट पॉलिसी उसको पढ़ना है आप लोगों को, कि मार्केट पॉलिसी 4 तरह के बाजार हैं। घोड़ों का बाजार, छोटी से छोटी सी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, 4-5 तरह की मार्केट है। जैसे आजकल पैंट लगती है, आप लोग देखते हैं कि एक जगह सारी पैंट है, उसके पैसे भी उसने तय कर दिए थे। कहाँ उसमें उसने शाहना मंडी करके उसने एक पुलिस अफसर बिठा रखा था, ऐसे समझ लीजिए। हर चीज़ का दाम तय था। मान लीजिए गेहूँ, और सस्ता कर दिया था ताकि सब लोग ना मतलब बेईमानी ना करें, लूट खसोट ना करें। एक जगह बाजार है, ये आपका कपड़े का बाजार है, ये आपका सराय दल है, फिर यहाँ पे दरोगा चौकी मंडी है। इस तरह से काजी नियुक्त कर रखे थे, गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे। बहुत सख्ती से शासन चला उस आदमी। इसकी तारीफ है अलाउद्दीन खिलजी की। साम्राज्य का विस्तार किया, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, इस पर चलाते रहे। इसके बाद ये आपका फिर ये खिलजी के बाद मैं तुगलक पर आती हूँ। तुगलक फिरोज तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक है, या मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इनकी कुछ बातें आपको याद करनी है। जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक है या फिरोज तुगलक, इन्होंने नहरें बनवाई है ना। इन्होंने ये बाग लगवाने का बहुत शौक था। फिरोज तुगलक ने ये शहर बसाए, फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया। और ये फिरोज तुगलक इनका मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। तो इन्होंने अपने चाचा के नाम पर ये जौनपुर बनाया, जैसे पूरब का शिराज बोलते हैं। तो बड़ी सुंदर कढ़ाई है, बड़ा सुंदर काम होता था वहाँ पर। दीवाने बंदगान करके दासों के लिए अलग से बनवाया।
कृषि पे बहुत ज़्यादा, खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दीवानी को ही करके इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया। अच्छा हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक पर से अगर बात पूरी नहीं होगी तो बात अच्छे से नहीं आ पाएगी आपको समझ में। मोहम्मद बिन तुगलक पर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा व्यक्ति पूरी अपनी हिस्ट्री में मतलब कि उसमें मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है, और उसके दिमाग पर भी एक बड़ी हैरानी होती है कि कैसा व्यक्ति था वो। उसने क्या किया कि जैसे कि अब हम लोग हैं, हमारे पास रुपया चलता है, हमारे सिक्के चलते हैं, है ना, गोल्ड हमारा बैंक में है, हम गोल्ड को रखकर हम लोगों ने सिक्का उसका एक रेप्लिका बनाया और वो सिक्के से हमारा पूरा ही अर्थव्यवस्था चलती है। नाउ वी आर डूइंग द सेम, और ये चलता भी नॉर्मल है, हम लोग बड़ी नॉर्मल है ये बात। लेकिन अब आप तब सोचिए दिल्ली सल्तनत के टाइम उसने क्या करा, उसने तांबे का एक कॉइन बनाया और उसने कहा कि ये चलेगा सारे में। तो अब जब इस तरह से उसने सांकेतिक मुद्रा बनाई है तो गोल्ड को भी तो कहीं संभालना था ना। तो उससे क्या हुआ कि फर्जी लोगों ने अपने घर में उस तरह की मुद्राएं बनानी शुरू कर दी। तो उसका सोचिए कि उसका कहाँ जाएगा वो, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। साल भर में 2 साल में नकली सारे में सिक्के आ गए, तो उसके सांकेतिक मुद्रा जो है पूरी तरह से विफल हो गई। तो ये टोकन वाली जो थी ये उसकी विफल हो गई। फिर उसने ये वाली जो बात बताई मैंने आपको, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दी। उसने कहा दक्षिण में जाकर रहेंगे, वहाँ पे गोल्ड है, वहाँ पे हीरा, उस आधे लोग रास्ते में मर गए, आधे लोग वापस आए। फिर उसने एक अभियान करा, उसने अपने सैनिकों को साल भर की तनख्वाह पहले ही दे दी कि जी हम खुरासान पे अभियान करेंगे, हम उधर सियाचिन पे अभियान करेंगे, पहले में तनख्वाह दी। और उससे क्या हुआ, वो खजाना खाली हो गया। एक उसने क्या काम करा कि अपने सैनिकों को बर्फ वाले जगह, खुरासान एक जगह वहाँ पे अभियान पर भेज दिया। वो सारा ठंडा इलाका, सारी सेना उसकी भीतर हो गई, आधे लोग वापस आए। तो उसमें क्या है कि ये जो 4-5 उसकी चीज़ें हैं ये इस तरह से हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है कि वो अपने टाइम से आगे चलता था लेकिन धर्मांध था। फिरोज तुगलक जो है, जो उसका आगे वो था, वो इतना ज़्यादा धर्मांध नहीं था। उसने काफ़ी अच्छे काम करे, सिंचाई हर के शर्त करके सिंचाई का काम किया है। हाँ, मेरठ से वो यहाँ मेरठ क्यों, तो मुझे ये चीज़ बार बार ध्यान आती है। अशोक का एक स्तंभ था हमारे यहाँ, मेरठ से वो टोपरा आगरा ले गया उसको अम्बाला के पास, मेरठ से उसे वो ले गया यहाँ से। और उसके बाद फिर लोधी आते हैं। लोधी में जो मैं बात बताती हूँ, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की शुरुआत की, और इनका ही सिकंदर लोधी बड़ा फेमस हुआ है, जिसका कि गजे सिकंदरी जो नाम का एक वो है, और आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया। और इनका आगे फिर इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी के टाइम में ये पानीपत का फर्स्ट वार हुआ 1761 में, जिसमें कि अंग्रेज, मराठे, इब्राहिम लोधी और इन तीनों के संयुक्त पानीपत के पास की लड़ाई हुई है, जिसमें मराठे बढ़ते हुए आ रहे थे। इस दिन मराठे के बारे में बात करेंगे। मराठे बढ़ते हुए आ रहे हैं, अंग्रेज नहीं होते हमारे देश में आफ्टर मुगल से। मराठों को इस युद्ध में ये तय हो गया, जो कि हमारे कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि कौन राज नहीं करेगा इंडिया में, मतलब मराठे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके उस युद्ध में जो कि बड़े अच्छे इनके पास विश्वास राव, सदाशिव राव भाव, इतने अच्छे इनके पास पेशवा थे, इतने अच्छे इनके पास संख्या थी, और इनके लोगों का साथ भी था, तो भी क्योंकि इनके शुरू में ही वो एक सुबह के टाइम ही 3-4 तो एक साथ ही मराठों के जो मर गए थे, तो इस बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका। तो इस युद्ध में मराठों की बहुत भयंकर पराजय हुई, और अंग्रेज यहीं से ही थोड़ा सा आगे को बढ़ने शुरू हुए, और फिर मुगल्स तो थे ही उस टाइम। तो अभी हम फिर से उधर ही आते हैं इब्राहिम लोधी के पास। तो जब इब्राहिम लोधी को बुलाया गया इसके पास, राजा के पास, कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा जैसे कि एक राजा दूसरे राजा साथ करता है। आफ्टर इब्राहिम लोधी बाबर आता है। बाबर के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। बाबर पानीपत के फर्स्ट वार में से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और दिल्ली पे फिर हमारा ये मुगल्स का शासन हो जाता है, और बाबर फिर यहीं का होकर रह जाता है। हालांकि बाबर के बाद आपका हुमायूं, अकबर, ये तो फिर हमारे देश के ही पार्ट है। और इसके बाद मैं आज आपको यहाँ तक बताती हूँ कि हमें दिल्ली सल्तनत को कैसे पढ़ना है, और अगली बार में हम मुगल्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, नमस्ते।